आज मैं बात करने जा रहा हूँ मधुमक्खियों के बारे में, इनके छत्तों में होने वाली बीमारियों के बारे में। जिन मधुमक्खियों की शहद का उपयोग कर गरीब अपनी दैनिक जीवन को बिताता है, और जो शहद आप शौक से खाते हो वो कितनी मेहनत करके मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है। मगर आप लोगों को यह बात नहीं पता है कि मधुमक्खियों में होने वाली 9 प्रकार की बीमारियां भी होती है। ये बीमारियां मधुमक्खियों में होने वाले रोग, फफूंद, बैक्टीरिया, वायरस, रिकेट्सिया और प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसके चलते मधुमक्खियां शहद नहीं बना पाती है और मर जाती है, या फिर मधुमक्खियों में होने वाले इन्फेक्शन के चलते छत्तों में हानि पहुंचती है। नंबर 9, अमेरिकन फुल ब्रोड AFB। यह रोग बीजाणु बनाने वाले जीवाणु से होता है, जो पेनिबेसिलस लार्वा के बनने के चलते होता है। यह रोग समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों के इलाकों में होता है। इस मौसम में ऐसे जीवाणु ऐसे विषाणु को जन्म देते हैं जो गर्मी और सूखे में पनप सके, जो कम से कम 30 से 35 वर्षों तक जीवित रह सके। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जहां पर प्रकाश की मात्रा बहुत कम होती है, और यह अमेरिकन फुल ब्लड बीमारी को जन्म देता है। और एक इन्फेक्टेड लार्वा की मृत्यु तब होती है जब कोशिका को सील कर दिया जाता है और कोकून को काटा जाता है। तब आप किसी छत्ते को होने वाले रोग की पहचान इन आसान तरीकों से कर सकते हो। जब कोई छत्ता रोगग्रस्त होता है तब उसका हर एक सेल में जो इन्फेक्टेड लार्वा होता है वह एक सफेद मोती के रूप में बदल जाता है, जिसे हम कह सकते हैं आसान लैंग्वेज एक मलाईदार भूरा लार्वा में बदल जाना। आप इस इमेज को देखकर समझ में आ जाएगा कि इस लार्वा का कलर भूरा हो गया है, और जब आप स्टिक से किसी छत्ते में टच करके निकालते हो तो कई सेंटीमीटर भूरा खराब लार्वा निकलता है, जो कुछ सूखा होने के साथ साथ काले रंग का भी हो जाता है। ये इतना गाढ़ा हो जाता है कि इसको निकालते वक्त बहुत ज्यादा गंध का सामना करना पड़ता है, और उसकी ऊपरी कोशिका नम, गहरी और धसी हुई होती है। नंबर 8, EFB, यूरोपीय फुल ब्रोड। ये यूरोपीय फुल ब्रोड बीमारी मेलिसोफेकस प्लूटोनियस के कारण होती है। यह एक गैर बीजाणु गठन जीवाणु होता है जो 4 से 5 दिनों में यह लार्वा के मध्य आंत पर हमला करता है, जो मौत का कारण बनता है। मरा हुआ लार्वा सेल्फ अनपैक्ड होता है। कभी कभी जो लार्वा सील पैक होता है वह नहीं मरता, और वह लार्वा उसमें जीवित होता है। इन्फेक्शन छत्ते की पहचान आप इस प्रकार से लक्षणों से कर सकते हो। जो संक्रमित लार्वा होता है वह सील पैक होता है, और मरा हुआ लार्वा होता है वह कुंडी के शेप में होता है, और कहीं कहीं पर तो यह पूरी तरह से काला हो जाता है, जिनका कलर पीला, हल्का भूरा, या फिर आप उस सेल में गिलबिला देख सकते हो। होने के साथ साथ यह फैलते जाता है। यह रोग अन्य मधुमक्खियों में भी हो सकता है। जब एक संक्रमित मधुमक्खी एक छत्ते से दूसरे छत्ते में प्रवेश करती है तब इस रोग को बढ़ावा मिलता है, और मनुष्यों द्वारा किए गए एपीकल्चर में रोगाणुओं के संक्रमण द्वारा इस रोग का फैलना होता है। नंबर 7, चाक ब्रूड रोग। चाक ब्रूड रोग फंगस के कारण होता है, और इस बीमारी को अकोस्फेरा एप्सी कहा जाता है। यह बीमारी बसंत ऋतु में देखने को मिलती है। उस समय मधुमक्खियों के छत्तों के सेल्स पैक हो जाते हैं और बाकी लार्वा सूख जाता है, और यह धीरे धीरे छत्ते को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। चाक ब्रूड रोग से मृत लार्वा चाक सफेद होता है, इसलिए इसे चाक ब्रूड रोग कहा जाता है। चाक ब्रूड रोग की पहचान आप रोगग्रस्त लार्वा भूरे या काले धब्बों के फॉर्म में होता है। खास बात यह है कि जो लार्वा एक बार सूख जाता है और इनकी सेल्स कमजोर हो जाती है, मगर जो संक्रमित विषाणु होते हैं वो इनमें रह जाते हैं, और दूसरी मधुमक्खियों द्वारा इनका ट्रांसमिशन हो जाता है, जिसके चलते दूसरे छत्तों को चाक ब्रूड रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। नंबर 6, स्टोन ब्रूड। यह एक ऐसा रोग है जो एस्परगिलस फ्लैक्स के द्वारा फैलता है। पहली बात आप जान लो, इसका नाम स्टोन ब्रूड इसलिए रखा गया क्योंकि यह संक्रमित होने के बाद इसका लार्वा काला हो जाता है और कठोर हो जाता है, जिसके चलते इसे क्रश करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका नाम स्टोन ब्रूड रखा गया। अब मैं जो बात करूं उसको ध्यान से सुनना। यह संक्रमित होने के बाद इसका सेल ममीकरण होने लगता है, यानी फंगस टाइप होने लगता है, और ये जो कवक बनते हैं वो एक सामान्य जीवों पर भी जीवित रह सकते हैं, जैसे कीट, पक्षियों और स्तनधारी जीवों पर भी जीवित रह सकते हैं। जो कवक होता है वह समय के साथ साथ खत्म होता जाता है, और जिन मधुमक्खियों को यह संक्रमित करता है उन मधुमक्खियों में बेचैनी, सुस्ती, लकवा और पेट फूलना होने लगता है, और इनमें जो छोटी मधुमक्खियां होती है वह पहले मर जाती है। नंबर 5, सेक ब्रूड वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जो मधुमक्खियों और उनके छत्तों में होने वाले एक ऐसे तनाव को पैदा करता है। जो वायरस भोजन के साथ घुल जाता है, और 2 दिन पुराना लार्वा भी अधिक संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि
जब ये मधुमक्खियों के शरीर में जाता है तब ये अपने आप में दोगुना होने लगता है और आसान भाषा में कहें तो एक मृत लार्वा में 1 मिलीग्राम वायरस यानी 1000 कॉलोनी छत्तों को संक्रमित करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार की मधुमक्खियों में होने वाले वायरस का फ्लो झुंडों के माध्यम से होता है। नंबर 4, क्रोनिक बी पैरालिसिस। ये एक ऐसा वायरस होता है जो मधुमक्खियों को हेयरलेस बना देता है, यानी मधुमक्खियों के बाल झड़ जाते हैं। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर इन्फेक्टेड मधुमक्खियां मर जाती है क्योंकि इनमें होने वाला वायरस अनियमित प्रकार का होता है और जब ये मधुमक्खियों के शहद को इकट्ठा करते वक्त शहद में पाए जाने वाले एंजाइम राइबोन्यूक्लीज वायरल आरएनए को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इस क्रोनिक बी पैरालिसिस वायरस को मधुमक्खियों में पहचानने के लिए उस समय मधुमक्खियां बाल रहित, चमकदार और छोटी हो जाती है। मधुमक्खियों में एक्स्ट्रा पंख निकल आते हैं और जबरदस्त झटके खाने लगती है और मधुमक्खियां एक जगह इकट्ठा होने लगती है और आपस में क्रॉल करने लगती है। यही उनके मेन लक्षण हैं। नंबर 3, इंद्रधनुषी वायरस। इस प्रकार के वायरस का इन्फेक्शन इरिडी वायरस के कारण होता है। इसका इन्फेक्शन गर्म और ठंडे सीजन के दौरान गंभीर होता है। यह वायरस मधुमक्खियों के द्वारा फैलता है। इस वायरस के चलते मधुमक्खियां कमजोर हो जाती है और जमीन पर रेंगने लगती है और यह अपनी छत्ता कॉलोनी को बनाना बंद कर देती है, जिसके चलते मधुमक्खियों को भुखमरी का सामना करना पड़ता है और इनकी जनसंख्या डे बाय डे कम होने लगती है। नंबर 2, नोसेमा रोग। यह नोसेमा रोग एपिस जेंडर के चलते होता है। यह रोग ठंड और धुंध और बरसात के दौरान वयस्क मधुमक्खियों में होता है और खास बात तो यह है कि नोसेमा एपिस जेंडर रोग वयस्क मधुमक्खियों के लिए खतरनाक माना जाता है, जो मधुमक्खियों में रानी से लेकर श्रमिकों तक खतरनाक माना जाता है। इस वायरस के चलते मधुमक्खियां सही तरह से उड़ने में असफल हो जाती है और छत्ते के प्रवेश द्वार पर मंडराने लगती है और एक जगह पर कांपने लगती है, जिसके चलते तंदुरुस्त दिखने के बावजूद इनका जीवन काल कम हो जाता है। नंबर 1, बीम और अमीबा रोग। यह एक ऐसा रोग है जो मालपीगा मोबिया मेलिफेके के कारण होता है। यह इन्फेक्शन खराब भोजन शहद के इन्फेक्शन से फैलता है। इसके जो अल्सर होते हैं वह अमीबा मेलिपिगियन ट्यूबों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तब वायरस कोशिका द्रव में मिल जाता है और उसका अमीबा विखंडन से दोगुना हो जाता है। 18 से 28 दिनों में ये अल्सर बनाने लगते हैं और मध्य आंत में ये असर करने लगता है, जिससे मधुमक्खियों सहित कॉलोनियों की भी मृत्यु हो जाती है। ये असर ज्यादा आपको अप्रैल और मई के महीने में ज्यादा देखने को मिलेगा। हमारे अल्टरनेटिव फैक्ट वाले टॉपिक में रेडियम चमकता क्यों है। आप लोगों ने तो रेडियम को चमकते देखा होगा, मगर आप लोगों में कुछ लोगों को यह बात नहीं पता है कि रेडियम चमकता क्यों है। रेडियम की खोज मैडम मैरी क्यूरी और पियर क्यूरी ने की थी। रेडियम वर्ड का नाम लैटिन लैंग्वेज के रेडियस से आया है, जिसका मतलब होता है किरण। रेडियम एक चमकने वाली रेडियोधर्मी धातु है। रेडियोधर्मी का मतलब होता है कि इसका नाभिकीय केंद्र अनस्टेबल होता है। बहुत तेज गति से यह तत्व टूटता है। जब यह तत्व टूटता है तब यह टूटने के क्रम में यह कई किरणें छोड़ता है और उस किरण से एक चमक निकलती है, जिसे यह रेडियम का अणु विकिरण करता है। ये जो किरणें निकलती है वह अल्फा बीटा गामा के रूप में होती है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ये यूरेनियम के अयस्क से प्राप्त किया जाता है और जब यूरेनियम को फिल्टर किया जाता है तब बाय प्रोडक्ट के रूप में रेडियम मिलता है। शुरुआत में इसका यूज विमान के स्विच, घड़ी के पैनल, दंत मंजन और बालों के क्रीम में होने के साथ इसका यूज न्यूक्लियर पैनल में किया जाने लगा और बाद में किए गए प्रयोग में पता चला कि इसका स्वास्थ्य पर इसका रिजल्ट अच्छा आने लगा है। इसका यूज कैंसर जैसी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाने लगा। और एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय। आपका एवरीडे हैव अ नाइस डे हो।